हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। एक ऐसा टॉपिक जिसको सबसे टफ माना जाता है। हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे अपने एफर्ट से और आप लोगों के एफर्ट से इसको बनाने वाले हैं सबसे इजीएस्ट चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में कि भाई थ्री फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या है। एक कोई भी इकोनॉमी जो चल रही है ना, यही तीन फेसेस पर चल रही है। कौन कौन से हैं तीन फेसेस? भाई पहला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कौन करता है? आप लोग बोलेंगे कोई प्रोड्यूसर या कोई फर्म करती है। अच्छा, फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर सर्विसेज। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता कौन है? जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं हम जैसे लोग, यानी कौन? हाउस होल्ड सेक्टर। भाई एज ए हाउस होल्ड सेक्टर हम प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या क्या देते हैं? हम देते हैं लैंड, जमीन भी हम ही लोग देते हैं। किसी भी कंपनी में एज ए लेबर हम ही लोग काम करते हैं। भाई पैसा भी हमारा ही होता है। और साथ में हम देते हैं किसी भी प्रोड्यूसर सेक्टर को एंटरप्राइज, यानी या तो हम बिजनेस देते हैं या फिर हम एज ए बिजनेसमैन काम करते हैं। भाई हमने अपना काम कर दिया, हमने जो देना था दे दिया, हमने दे दिया लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। बदले में हमें भी तो कुछ चाहिए। अब करती क्या है? भाई हमने अपना काम कर दिया, अब फर्म हम लोगों को देती है इसके बदले में इनकम। ये है मेरा सेकंड फेज। कैसे देती है? हमने लैंड दिया, इसके बदले में फर्म क्या करेगी? रेंट देगी। हमने लेबर एज ए लेबर काम किया, लेबर को क्या मिलती है? लेबर को मिलती है वेजेस। हमने अपनी कैपिटल दिया, कैपिटल क्या किसको बोलते हैं? अपना पैसा लगाना। इसके बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और भाई बिजनेसमैन को क्या जनरेट होता है? बिजनेसमैन को जनरेट होता है प्रॉफिट। अल्टीमेटली अब उन्होंने भी अपना काम कर दिया, उन्होंने हमें बदले में दे दिए पैसे काम करने के बदले में। ये है मेरा सेकंड वाला मेथड जिसको बोलते हैं इनकम मेथड। ये है अल्टीमेटली क्या? मेरी इनकम। अब आप इमेजिन करिए, जब हमें इनकम जनरेट होती है तो हम क्या करते हैं? भाई हम लोग करते हैं उसको खर्च। तो अल्टीमेटली इसी इनकम को खर्च किया जाता है। किस चीज में खर्च किया जाता है? टू परचेज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग परचेज करने में खर्च करते हैं। ये है मेरा तीसरा वाला मेथड जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक बात बताइए मुझे, ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाई किसने? आप लोग बोलोगे ये तो गुड्स एंड सर्विसेज किसने बनाई? प्रोड्यूसर सेक्टर ने बनाई। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो पैसा किसके पास फाइनली पहुंच गया? प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। और इसी तरह से हमारी इकोनॉमी चलती है। प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन में जो लोग एंगेज होते हैं उनको इनकम मिलती है, जिनको इनकम मिलती है खर्च करते हैं, फाइनली यही पहुंच जाती है। और यही मेरे तीन मेथड होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए इसको हम लोग इन डेप्थ स्टडी कर लेते हैं। ये रहे हमारे थ्री मेथड्स। पहला प्रोडक्शन, दूसरा उसके बदले में मिलेगा हमें इनकम, और इनकम को हम फाइनली कर देंगे खर्च। किस चीज पर? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पर। चलिए स्टार्ट करते हैं ये तीनों फेसेस वन बाय वन। भाई फेज वन में क्या हो रहा है? फेज वन के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। किस चीज का हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का। अच्छा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर, वो कौन प्रोवाइड कराते हैं? वो प्रोवाइड कराते हैं हम या आप जैसे लोग। तो ये है मेरा फेज वन जिसके अंदर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। और प्रोडक्शन करने के लिए जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड कराता है कौन? हाउस होल्ड सेक्टर। क्योंकि हम लोग क्या हैं? ऑनर हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। और अल्टीमेटली फर्म इसके बदले में क्या करती है? बनाकर हम ही लोगों को प्रोवाइड करा देती है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। ये हो गया मेरा फेज वन।
अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं, यहां वैल्यू एडिशन होता है। अब आप बोलेंगे वैल्यू एडिशन कैसे? भाई फर्म ने ना रॉ मटेरियल परचेज किया, कितने रुपए का परचेज किया? सपोज 100 रुपीज का, और 100 रुपीज का रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब एक बात ये कि फिनिश गुड्स की वैल्यू कैसी होगी? भाई एटलीस्ट ज्यादा होगी। किससे? रॉ मटेरियल की वैल्यू से। सपोज फिनिश गुड्स की वैल्यू है 150 रुपीज, रॉ मटेरियल 100 रुपए का, फिनिश गुड्स 150 रुपीज का। बताइए वैल्यू एड कितना हुआ? भाई वैल्यू एड हुआ 50 रुपए का। तो इसके अंदर क्या होता है ना, अल्टीमेटली वैल्यू एडिशन होता है। जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाता है? उस चीज की वैल्यू में ऐड हो जाता है। यही है मेरा पहला मेथड, जिसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं या प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। चलिए फेज 2 की बातें कर लेते हैं हम लोग। क्या हो रहा है यहाँ? भाई हाउस होल्ड सेक्टर ने ये प्रोवाइड करा दिया लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। इसी को कहते हैं फेज 1। अब फेज 2 में अब बात आ जाती है किसकी बारी? अब बात आ जाती है फर्म की। हमें कुछ देने की, बदले में वो हमें क्या देते हैं? वो हमें देते हैं इनकम, जिसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। अच्छा एक बात और, एंटायर वैल्यू एडेड। अभी मैंने एग्जांपल लिया, बताइए वैल्यू एडिशन कितने रुपए का हुआ था? 100 वाली चीज को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया गया जिसकी वैल्यू 150 थी, यानी वैल्यू एडिशन हुआ 50 रुपए का। अच्छा इस 50 रुपए में जो वैल्यू ऐड किया उसमें मेहनत तो सभी की थी, वर्कर्स की भी थी और उस बिजनेसमैन की भी थी जिसने क्या किया, बिजनेस में अपना माइंड लगाया, उसकी भी थी जिसने अपना पैसा दिया। तो इस 50 रुपए में सभी का हिस्सा है, यानी कि अल्टीमेटली सेकंड वाले फेज में ये 50 रुपीज सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। इसी को बोलते हैं इनकम मेथड। जो भी वैल्यू ऐड हुआ 50 रुपीज का, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर में। कैसे? जिसने भाई लैंड दिया उसको दे रहे हैं रेंट। जिसने कैपिटल लगाया उसको मिल रहा है इंटरेस्ट। जिसने एज ए बिजनेसमैन काम किया उसको मिल रहा है प्रॉफिट, और जिसने एज ए लेबर काम किया उसको मिल रहा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अल्टीमेटली इसको हम लोग बोलते हैं वेजेस या फिर सैलरीज। किसको? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को। यानी कि जो भी वैल्यू एडिशन हुआ वो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इसी को कहा जाता है इनकम मेथड, और इसी को हम लोग बोल देते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब बात कर लेते हैं थर्ड फेज के बारे में, आखिर वो क्या होता है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया भाई, अब हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ मिलना था। कौन दे रहा है? फर्म दे रही हैं। देखिए क्या दिया उन्होंने, हमें दिया रेंट, लैंड के बदले में रेंट। सैलरी मिला हम लोगों को क्योंकि ऐसे लेबर काम किया था। इंटरेस्ट मिला क्योंकि पैसे लगाए थे, और बिजनेसमैन को मिला प्रॉफिट। यही है मेरा सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड के अंदर हम लोग करते क्या है, जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अब मिल गई है मुझे इनकम, अब मेरा टर्न है इस इनकम को खर्च करने का, और फाइनली एक हाउस होल्ड सेक्टर अपनी इनकम को खर्च करता है बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। हमारे घर में जो भी सारी चीजें आती हैं यही होते हैं हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर। तो अल्टीमेटली हमने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर लिया, और ये पैसा हमारा पहुंच गया किसके पास? फर्म यानी प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। यही है मेरा थर्ड वाला फेज। थर्ड वाले फेज में हम लोग कर क्या रहे हैं, जो भी हमें इनकम जनरेट हुआ उसको हम खर्च कर रहे हैं टू परचेज वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जो हाउस होल्ड है ना, वो अपनी सारी की सारी इनकम को खर्च कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। अच्छा यहां एक अजम्पशन है, अगर मैंने 100 रुपए कमाए ना, मैं 100 के 100 रुपए खर्च करूंगा, यानी कुछ भी हम लोग सेव नहीं करेंगे। जितनी इनकम उतने ही हमारे खर्चे होंगे, ये अजम्पशन है।
तब हमारा फाइनली इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का आंसर एक जैसा आएगा जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, 100 ही रुपए की इनकम और 100 ही रुपए के एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमें इनकम मिला फाइनली हमने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर दिया। कौन से एक्सपेंडिचर, जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में हुए हैं। और यही मेरे होते हैं 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एक फेस को यानी मेथड को पढ़ लेते हैं, किस तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। यहां आप लोग पिक्चर देख रहे होंगे, क्या दिखाई दे रहा है भाई, रॉ मटेरियल दिखाई दे रहा है। जैसे फैब्रिक को किसमें कन्वर्ट करना है, क्लोथ बनाने हैं इससे। स्टील को किसमें कन्वर्ट करना है, उससे बनानी है हमें कार। ऐसे ही कुछ चीजें इधर हम लोगों को दिखाई दे रही हैं। ये क्या है, ये है रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल है। जब ये बन जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा फिनिश गुड्स। तो हम किसमें किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। यानी कि सपोज कि रॉ मटेरियल की वैल्यू 100 और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, सपोज वैल्यू 150 रुपीज, तो कितने का वैल्यू ऐड हुआ, 50 रुपीज। यही है मेरा पहला वाला मेथड और फर्स्ट वाला फेज, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। चलिए बात कर लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड के बारे में और प्रोडक्ट मेथड के बारे में। भाई इस मेथड के अंदर नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। भाई इस मेथड के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक बात मुझे बताइएगा सिंपल सी, कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ एक तो एंटरप्राइज नहीं होती। भाई यहां तो एंटरप्राइज होती हैं बहुत सारी। चलिए इमेजिन कर लेते हैं, एक फर्म ए है, उसने पूरे अकाउंटिंग ईयर में 100 रुपीज का वैल्यू एडिशन किया। सिर्फ एग्जांपल है ये। भाई फर्म बी ने भी किया वैल्यू एडिशन 50 रुपीज का। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फर्म सी ने भी वैल्यू एडिशन किया 100 रुपीज का। बताइए टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 250 रुपीज। इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, यानी जो भी वैल्यू एडिशन होगा बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, उसके बेसिस पर ही कैलकुलेट किया जाता है नेशनल इनकम। अच्छा, इस मेथड का एक ऑल्टरनेट नेम भी है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, और इसको एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है नेट आउटपुट मेथड। चलिए देखते हैं आगे। भाई अगर आप लोगों को वैल्यू एडेड मेथड से ना नेशनल इनकम निकालना है तो इसका अपना एक फॉर्मूला होता है। इन डेप्थ इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो मेरी पूरी न्यूमेरिकल पर बेस्ड होगी। यहां अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और उसी को हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मूला मेरा होगा जीवीए एमपी। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो भी हमने वैल्यू ऐड किया है उसकी मार्केट वैल्यू, एमपी यानी मार्केट प्राइस, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आप लोग बोलेंगे सेल्स क्या, भाई जितने का ये मार्कर मिला उतने का मेरा सेल। अच्छा कभी कभी ना सेल गिवन नहीं होती, और सेल गिवन नहीं होती ना कैसे निकालते हैं, सेल को निकाला जाता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। मतलब एक बात बताएगा कि ये मार्कर है 40 रुपीज का, प्राइस या क्वांटिटी, बोलेंगे प्राइस है। मैंने 10 मार्कर्स परचेज किए, बताइए कितने रुपए के हुए, 40 रुपीज का प्राइस, 10 मार्कर यानी 400 रुपीज के, यही मेरी सेल्स है। कभी कभी गिवन नहीं होता है तो ऐसे निकाल लिया जाता है। चेंज इन स्टॉक निकालने का तरीका है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। भाई क्लोजिंग स्टॉक मेरा वो स्टॉक होता है जो साल के लास्ट में बच जाता है, क्योंकि कई बार ना सारी चीजें सेल नहीं हो पाती, कुछ बच जाती हैं, तो वो एंड ऑफ द ईयर जो मेरे पास बच गया क्लोजिंग स्टॉक, और अगले वाले ईयर के लिए वो मेरा बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। जैसे मम्मी घर में खाना बनाती है ना, रात को 2 रोटियां बच गई, क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट डे के लिए जब हम उसको ओपन करेंगे 2 रोटियां निकलेंगी ना, तो नेक्स्ट डे के लिए वही चीज होती है ओपनिंग स्टॉक।
तो इसको ऐसे निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईसी, ये क्या है? इसको आप लोग बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी जो भी हमने उसमें रॉ मटेरियल यूज किया है यही होता है मेरा आईसी। एक तो भाई मेरा फॉर्मूला ये होता है, लेकिन कभी कभी एक फॉर्मूला और यूज हो जाता है, मैं इसको ऐसे कर देता हूं। क्या फॉर्मूला? जीवीए एमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं आईसी, ये वाला फॉर्मूला भी हमारा यूज हो जाता है। अब आप बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? इसकी जितनी भी एमआरपी है ना, यही इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है। आप कोई भी चीज हम लोग ले लें, जितने का ये मेरा माउस आया है ना, यही इसकी आउटपुट की वैल्यू है, यानी किसी भी फाइनल आउटपुट की कितना एमआरपी है। अब आप लोग बोलेंगे भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट कब हमें ये रखना है, कब हमें ये रखना है, कैसे पता लगेगा? अगर मेरा सारा का सारा स्टॉक सेल हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, यानी चेंज इन स्टॉक की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो फिर हमें ये नहीं रखना, ये रखना है फॉर्मूला। अगर सारा का सारा स्टॉक, इफ एंटायर स्टॉक इज सोल्ड, तो रखना है ये वाला फॉर्मूला। और कुछ स्टॉक अगर बच जाता है तो फिर रखेंगे ये वाला फॉर्मूला, ये होता है। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या? इसके अंदर दोनों चीजें मिली हुई हैं ऑलरेडी, क्योंकि इसमें चेंज इन स्टॉक तो होता ही नहीं, सीधा सीधा मतलब ये वाली बात। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स को पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के थ्रू। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों के साथ फॉर्मूला डिस्कस किया, फॉर्मूला क्या था? जीवीए एमपी इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। यही इसके होते हैं कंपोनेंट्स। एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बोला? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है? जो भी हम चीज सेल कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू होती है मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी उसने सेल किया ये मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट है। चेंज इन स्टॉक, इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक के बीच का डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। फॉर्मूला मेरा होता है ये, चेंज इन स्टॉक निकालने का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब बात कर लेते हैं आखिर आईसी क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है जो भी मैंने रॉ मटेरियल, इसको बनाने में जो भी मेरा रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा ना, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। इसके अंदर आप लोगों का क्या होता है? एक रिफिल होता है, निकल नहीं रहा है इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसके अंदर जो रिफिल होता है इसी को बोलते हैं रॉ मटेरियल, यानी जिससे चीजें बनाई जाती हैं, यानी जो भी चीजें हमारी बनाने में यूज होती हैं इसी को बोलते हैं रॉ मटेरियल, और इसी को कहा जाता है आईसी। अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग ऑलरेडी वैल्यू एडेड मेथड को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अगर वैल्यू एडेड मेथड से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो या वैल्यू एडेड मेथड को अगर इन डेप्थ जानना हो तो उसमें कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं और कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, इसी को बोलते हैं प्रिकॉशंस। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर भी बोलता है हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, जब हमें कोई डिसीज हो जाती है, यानी वो हमें प्रिकॉशन लेने के लिए बोल रहा है, सावधानियां बरतने के लिए बोल रहा है। ऐसे ही हम लोग जान लेते हैं वैल्यू एडेड की मेथड की प्रिकॉशन कौन कौन सी होती हैं। भाई सबसे अच्छा एक बात और, मैं आप लोगों को अभी ये प्रिकॉशन पढ़ाने वाला हूं, देन इसके बाद मैं आप लोगों को पिक्चर में दिखाऊंगा, और पिक्चर के बाद आप लोग मुझे देखने के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा तुरंत। जे देखते कितने लोगों के सही आते हैं कि ये पिक्चर क्या बता रही है, इंक्लूड होगी या नहीं होगी। चलिए देखते हैं, अच्छे से देखते रहना। पिक्चर दिखाएंगे, एक चैलेंज वाला आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। देखो सबसे पहली बात, सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होती। आप बोलेंगे क्यों? भाई कोई भी एक गुड लाइफ में एक बार बनती है, आप उसको दोबारा सेल करें तिबारा सेल करें, वो दोबारा तिबारा थोड़ी बनी है, हर बार थोड़ी बन रही है। जब वो बनी होगी तब वो इंक्लूड कर लिया होगा। किसी ने एक बाइक खरीदी, जब बाइक खरीदी
तब बनी वो बाइक। अब उसको रीसेल कितनी बार भी कर लिया जाए, हर बार थोड़ी बनेगी। तो सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होती है, सबसे पहली प्रिकॉशन मेरी। लेकिन सेकंड हैंड गुड्स के सेल या परचेज करने पर जो कमीशन होता है ना, वो इंक्लूड होता है। अब आप बोलेंगे ये क्यों इंक्लूड होता है? भाई कुछ होते हैं कमीशन एजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकर। आप उस ब्रोकर से अपनी बाइक को जितनी बार भी वो रीसेल होगी, हर बार उसको कमीशन मिलेगा। अरे कमीशन एजेंट के लिए तो हर बार फ्रेश इनकम है ना। क्यों फ्रेश इनकम है? उसका तो काम यही है, आप उसी बाइक को 10 बार सेल करा लीजिए, उसको तो हर बार नई इनकम मिल रही है ना, तो वो इंक्लूड होगी। सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, बस उसका कमीशन इंक्लूड होता है। पहली प्रिकॉशन। 2 प्रिकॉशन कंप्लीट कर चुके हैं, एक नहीं 2। ये प्रिकॉशन एग्जाम में आ जाती हैं, इसलिए अच्छे से देखिएगा। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर आप अपने लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू इंक्लूड होगी। जैसे एक फार्मर है, फार्मर ने क्या प्रोड्यूस किया? वीट प्रोड्यूस किया। अच्छा, उस वीट का करते क्या है? कुछ तो मार्केट में सेल कर देते हैं और कुछ अपने लिए बचा लेते हैं, क्योंकि भाई फैमिली के लिए भी चाहिए। अब फार्मर मार्केट से थोड़ी खरीदेगा, फार्मर भी मार्केट से खरीदे, उसका बेनिफिट क्या हुआ? तो जो प्रोडक्शन अपने लिए किया है ये इंक्लूड होता है। क्यों इंक्लूड होता है? अरे उस वीट को प्रोड्यूस करने में लेबर भी लगी होगी, पैसा भी लगा होगा, साथ में एक दिमाग भी लगा होगा, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर वाला माइंड। तो सारी चीजें सब लगी हैं, यानी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हैं, तो उसकी वैल्यू इंक्लूड क्यों ना किया जाए। अपने लिए अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वैल्यू इंक्लूड होगा। एक और प्रिकॉशन, कभी भी इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। इंटरमीडिएट मतलब रॉ मटेरियल। क्यों इंक्लूड नहीं होता? भाई रॉ मटेरियल इंक्लूड नहीं करेंगे, हम क्या इंक्लूड करने वाले हैं? हम इंक्लूड करने वाले हैं फिनिश गुड्स की वैल्यू को। क्यों? जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तब इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा, रॉ मटेरियल इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट वाली प्रिकॉशन, इंप्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्युपाइड हाउस, ये इंक्लूड होता है। बोलेंगे भाई ये क्या है? ये एग्जांपल ले रहे हैं। आपके पास अपना एक घर है, इसमें एक शॉप है छोटी सी, और इस शॉप में आप क्या कर रहे हैं? अपना ही कोई बिजनेस कर रहे हैं, या डायरेक्टली भी बोल सकते हैं माना शॉप आपकी है, उसमें कोई आप बिजनेस कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि क्या आप ऐसी शॉप का कोई रेंट पे कर रहे होंगे? आप बोलेंगे शॉप मेरी है, मैं रेंट क्यों पे करूंगा? इसका मतलब आप कोई रेंट पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप माना उसको किराए पर देते, रेंट पर देते, तो क्या इसका आपको रेंट मिलता? आप कहेंगे क्यों नहीं मिलता। सपोज आपको 10,000, 15,000, 20,000 कुछ भी आपको रेंट मिलता, यानी हर शॉप की, हर हाउस की, इसका मतलब अपनी रेंटल वैल्यू तो होती है ना, रेंटल वैल्यू। तो हमारे इकोनॉमिक्स में एक बात कहा जाता है, भाई जो हमने कमा लिया वो तो इनकम है ही, लेकिन जो हमने बचा लिया ना वो भी इनकम है, तो उसकी रेंटल वैल्यू इंक्लूड होगी। यानी मतलब इसको एक बार और बता देते हैं, इंप्यूटेड रेंट यानी ऐसा रेंट जो कि मुझे अपनी शॉप से बचाकर मिल रहा है, ऑफ द ओनर ऑक्युपाइड हाउस, ये इंक्लूड होता है, क्योंकि हर घर की अपनी एक रेंटल वैल्यू होती है। अभी हमने कितनी प्रिकॉशन पढ़ लिया? हमने देखा पहली प्रिकॉशन, सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होती, लेकिन इसका कमीशन इंक्लूड होता है। हमने देखा अपने लिए प्रोडक्शन करेगा कोई भी बंदा, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो, उसकी वैल्यू इंक्लूड होगी। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। अपने ही शॉप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसका कोई रेंट पे नहीं कर रहे हैं, जितना उसका रेंट होता उसकी वैल्यू इंक्लूड मानी जाएगी। लेकिन लास्ट प्रिकॉशन, अगर आपके फैमिली मेंबर्स, अगर आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं फैमिली मेंबर्स, कभी भी इसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। अब आप बोलेंगे एग्जांपल, देखो भाई मदर हमारे लिए खाना बनाती हैं, है ना। अब खाना बनाती हैं, कभी भी एक बात बताएगा कि मैंने अगर 5 रोटियां खाई, और कभी कहकर देखना, मेरी बात मानकर कभी घर पर ट्राई मत करना, बहुत पिटोगे से बता रहा हूं मैं। मम्मी को बोलना भाई 5 रोटियां खाई, बताओ कितने रुपए हुए? ये रहे रुपए, बोले ज्यादा चिकचिकबाजी मत करना।
अरे भाई मदर की कभी भी अगर जितने वो हमारे लिए काम करती हैं, खाना बनाती हैं, हमारे लिए सारे काम करती हैं, कभी भी उसको कभी मनी में मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई भी सर्विसेज जो हमारे फैमिली मेंबर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसी कोई भी सर्विसेज हमें इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उसकी कभी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। हाँ, यही खाना अगर हमने किसी रेस्टोरेंट में खाया होता तो इंक्लूड होगा, फैमिली मेंबर्स की सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। चलिए देखते हैं कुछ पिक्चर, और पिक्चर के बिहाफ पर मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होने वाली है, कौन सी नहीं होने वाली है। बता दिया, एग्जाम में क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जल्दी से बताओ। ये रही मेरी सेकंड हैंड गुड, पहली पिक्चर। दूसरी बात, ये कोई ब्रोकर हैं जो क्या कर रहे हैं, पुरानी कार को सेल कर रहे हैं, इनको मिल रहा है कमीशन। जल्दी से बताना कौन सा इंक्लूड होगा। भाई सेकंड हैंड गुड्स कभी भी इंक्लूड नहीं होती, लेकिन सेकंड हैंड गुड्स के सेल या परचेज करने पर कमीशन जो मिलता है वो इंक्लूड होता है। एक और पिक्चर देखते हैं जल्दी से। कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले आंसर आ जाने चाहिए। इनमें से बताइएगा कौन सा इंक्लूड होगा। ये रॉ मटेरियल है, ट्री। ये क्या है, कॉटन है। अब इससे बनाई जा रही है फिनिश गुड्स, यानी कि चेयर, सॉरी टेबल, और साथ में ही शर्ट बनाई जा रही है। इनमें से कौन सा इंक्लूड होगा, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स? कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। भाई ये इंक्लूड नहीं होगा। पिक्चर नंबर 3, रॉ मटेरियल इंक्लूड नहीं होता। क्या इंक्लूड होता है, फाइनल गुड्स की वैल्यू। ये हमारा सॉल्व हो गया, और अब आगे चलते हैं हम लोग। जल्दी से बताइएगा, पिक्चर को देखो। मदर क्या कर रही हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ बना रही हैं, खाना बना रही हैं। इसके अपोजिट यही खाना खाया जा रहा है किसी रेस्टोरेंट में। दोनों में से जल्दी से बताइए कौन सा इंक्लूड होने वाला है। पिक्चर नंबर 5, पिक्चर नंबर 6। अरे भाई, अगर मदर हमारी फैमिली के लिए, हमारी फैमिली हमें कोई सर्विसेज दे रही है, ये इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन अगर वही सर्विसेज हमने अगर रेस्टोरेंट में लिया है तो ये इंक्लूड होगा। ये रही मेरी प्रिकॉशन, और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक, जिसका नाम है एरर ऑफ डबल काउंटिंग। और लास्ट, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट कर बताइएगा कि एफर्ट्स कैसे लगे। और पूरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।